सो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं फ्लाई व्हील इफेक्ट्स के बारे में, फ्लाई व्हील मॉडल्स के बारे में और उनके एग्जांपल्स के साथ। कोई भी बिजनेस है, उसको अगर आपको चलाना है और उसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर बिजनेस को फंडिंग मिलेगी, प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, सर्विस लॉन्च करेगा, तो उसको मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग करेगी तब यूज़र तक उसकी रीच पहुंचेगी, तब जाके यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे, तब उनका रेवेन्यू आएगा, उनका बिजनेस चलेगा। ये लाइक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया बिजनेस किस तरीके से चलेगा। बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और सारे ये एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फंडिंग होगी तभी नेक्स्ट स्टेप होगा, मार्केटिंग होगा तभी सेल होगा, राइट। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये एक फ्लाई व्हील इफेक्ट बन जाता है, एक इस टाइप से फ्लाई व्हील बन जाती है। सो फ्लाई व्हील इफेक्ट जो है, और फ्लाई व्हील मॉडल जो है, वो सब पे एप्लीकेबल है। स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है। कंपनी को जब एनालाइज करते हो तब वहाँ पे भी फ्लाई व्हील मॉडल आपको एनालाइज करना होता है, कंपनी की फ्लाई व्हील कैसी है वो एनालाइज करना होता है। क्रिप्टो के अंदर भी सेम सीन है। क्रिप्टो के अंदर देखा जाए जितने क्रिप्टो टोकन्स हैं, उनके पीछे एक प्रोजेक्ट है, उनके पीछे एक बिजनेस है, अल्टीमेटली वो भी एक बिजनेस बिल्ड कर रहा है। तो जहाँ पे भी बिजनेस आ जाता है वहाँ पे आप फ्लाई व्हील इफेक्ट को लेके आ सकते हो, फ्लाई व्हील मॉडल्स को लेके आ सकते हो। तो फ्लाई व्हील मॉडल किस टाइप से डिफाइन किया जाता है क्रिप्टो के अंदर, तो क्रिप्टो में सेक्टर वाइज हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे मैंने 3 सेक्टर पकड़े हैं। एक जो सेक्टर है वो L1 L2 का है, सेकंड सेक्टर डिफाई का है, तीसरा सेक्टर गेमिंग का है। तो पहले L1 L2 की फ्लाई व्हील को समझते हैं, फिर डिफाई की फ्लाई व्हील को समझेंगे, फिर गेमिंग की फ्लाई व्हील को समझेंगे। सो L1 L2 की फ्लाई व्हील की जब बात करते हैं, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट L1 ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा होता है, L2 ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा होता है, तो उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है कि मैं ये L1 ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा हूँ, ये मार्केट में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेगा। हमने अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च की है जो इथेरियम की सॉलिडिटी से कोड करना ईजी है। तो आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मार्केट में जो ऑलरेडी कंपटीशन के अंदर L1 ब्लॉकचेन है, उनमें ये चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को मैं सॉल्व करूँगा। सारे चैलेंजेस को सॉल्व नहीं करूँगा, बट मैं कुछ चैलेंजेस को सॉल्व कर लूँगा। सो L1 का जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता भी है L1 ब्लॉकचेन लॉन्च करने के पहले, जो भी प्रोजेक्ट ये बात करता है तो वो जनरली काफ़ी टाइम से एक ही बात करता है, हम ब्लॉकचेन ट्रिलेमा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो ब्लॉकचेन ट्रिलेमा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, उसमें ये बोला जाता है कि कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क सेम टाइम पे डिसेंट्रलाइज, सेम टाइम पे सिक्योर, सेम टाइम पे स्केलेबल नहीं हो सकता। आप उसको डिसेंट्रलाइज करोगे तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बट उसका स्केलेबिलिटी कम हो जाएगी। आप उसको स्केलेबल करने जाओगे तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो एक ही टाइम पे तीनों चीज़ें हायर लेवल पे अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी L1 ब्लॉकचेन आते हैं वो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आते हैं कि हम ऐसा ब्लॉकचेन बनाएंगे जो ब्लॉकचेन ट्रिलेमा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और कुछ ब्लॉकचेन ऐसे होते हैं जो अलग अलग यूज़ केस के लिए बनते हैं, जैसे डिफाई के अंदर सेई का एक ब्लॉकचेन है, DYDX का ब्लॉकचेन आने वाला है, इंजेक्टिव का ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुका है। तो उनका जो पर्पज़ है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है, राइट। उन्होंने डिफाई के लिए बनाया है, कुछ गेमिंग के लिए बने हुए, जैसे IMX है वो गेमिंग के लिए बना हुआ है। सो ब्लॉकचेन में भी दोनों टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज़ होते हैं और एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। जनरल पर्पज़ में आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक में जिस यूज़ केस के लिए ब्लॉकचेन बना है उसी यूज़ केस को सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए आप कौन सा ब्लॉकचेन बना रहे हो, जनरल पर्पस बना रहे हो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक बना रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना क्लियर है। ब्लॉकचेन ट्रिलेमा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो तो एक स्टेटमेंट हो गया, बट कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपने डिज़ाइन लेवल पे क्या चेंज किए, आपने वैलिडेटर लेवल पे क्या चेंज किया, आपने सिक्योरिटी डिज़ाइन कैसे किए, आप गवर्नेंस लेवल पे आप क्या चेंज लेके आ रहे हो, कहाँ पे इनोवेशन लेके आ रहे हो, राइट। कुछ ना कुछ इनोवेशन का फैक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनोवेशन नहीं होगा तब तक आप कैसे कम्पीट करोगे, राइट। अगर कोई ऐसा ब्लॉकचेन है जो इथेरियम का फोक है एग्जांपल के लिए, जिसने EVM लॉन्च कर दिया, इथेरियम का कोड बेस यूज़ करके लॉन्च कर दिया, तो क्या चेंज करेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर पाया, उससे खाली जो फोक किया उसके ऊपर थोड़ा इनोवेट कर लिया। तो जितने फोक्स होते हैं या जितने कस्टम SDK के यूज़ करके ब्लॉकचेन नेटवर्क होते हैं उस पर ज़्यादा कुछ इनोवेशन करने को होता नहीं है। जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसने कॉस्मोस SDK यूज़ किया, तो उस पर इनोवेशन को ज़्यादा उन्होंने नहीं किया, उनका जो ब्लॉकचेन था खाली उनको लॉन्च करना था, उन्होंने कर दिया। तो वही अगर आप देखो सुई, तो सुई में इनोवेशन लेवल पे उनकी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने लॉन्च की, एप्टोस ने खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च की, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन स्पीड है वो बढ़ पाए, TPS जो है वो इंक्रीज हो पाए। और सुई के केस पे देखने को मिला भी है कि उनकी TPS 5000 भी गई है। एप्टोस के केस पे अभी तक देखने को नहीं मिला, बट ये TPS के पे खेल रहे कि हम ज़्यादा बेटर TPS प्रोवाइड करेंगे। सो इस टाइप से सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, सब ब्लॉकचेन ट्रिलेमा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपका सॉर्टेड होना चाहिए।
फिर प्रोजेक्ट करता है लॉन्च। तो प्रोजेक्ट जब लॉन्च करता है तो टीम असेंबल करता है, टीम में अच्छे लोग हायर करता है, एक फाउंडर होता है, को फाउंडर होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बंदा होता है, मार्केटिंग के लिए बंदा होता है, एक फाउंडिंग टीम सेट हो जाती है। फाउंडिंग टीम वाइट पेपर बनाती है, वाइट पेपर लॉन्च करती है, फिर फंड रेजिंग के लिए जाती है, उसका इन्वेस्टमेंट डेक वगैरह बनता है। फंड रेजिंग में भी डिफरेंट राउंड्स होते हैं। सबसे पहले राउंड में कम फंड रेज होता है, सीड राउंड के अंदर 1 मिलियन रेज कर लिया, 2 मिलियन रेज कर लिया। उसके बाद हो सकता है सेकेंड राउंड में 10 मिलियन करे, उसके बाद हो सकता है 50 मिलियन करे। तो वो जो फंड रेजिंग का जो राउंड्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से उनकी ग्रोथ हुई है। सीड राउंड के बाद हो सकता है उन्होंने टेस्ट नेट लॉन्च किया हो, टेस्ट नेट की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा राउंड लॉन्च किया हो। तो उस टाइप से 2-3 फंडिंग राउंड होते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं, L1 ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो फंडिंग ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे सुई एप्टोस की बात करते हैं, उन्होंने 300-400 मिलियन डॉलर के आसपास फंडिंग रेज की है। सो ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा फंड होता है वो आगे जाकर सपोर्ट भी करता है, क्योंकि वो फंड आप आगे यूज़ कर सकते हो इकोसिस्टम डेवलप करने में, इंसेंटिव देने में, और आगे जाके वो फ्लाईव्हील को सपोर्ट भी करता है। तो जब फंड रेजिंग हो जाती है, जिस प्रोजेक्ट ने ज़्यादा फंड रेज किया उसका कहीं ना कहीं अपर हैंड है। उसका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, उसका टैग वो अच्छा बनाया है और फंडिंग अच्छी रेज की है, तो वहाँ पे अपर हैंड उनके पास होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कम्युनिटी बिल्डिंग का। अच्छे प्रोजेक्ट है आजकल एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। सो वो इस टाइप से लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप टेस्ट नेट यूज़ करो, मेननेट यूज़ करो, एप्लीकेशन यूज़ करो, और एक स्पेकुलेशन मार्केट में छोड़ देते हैं कि जो बंदा यूज़ करेगा उसको आगे जाके टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टोकन एयर ड्रॉप मिलेगा। आर्बिट्रम के केस पे देखा हमने, सुई के केस पे देखा, एप्टोस के केस पे देखा। तो वहाँ से कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है, वहाँ से उनका जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी टेस्टिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो इनिशियल ट्रैक्शन के लिए एयर ड्रॉप स्ट्रेटजीज काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छी काम कर रही है। तो वहाँ से कम्युनिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। तो आप देखोगे सुई की कम्युनिटी बिल्डिंग काफ़ी फास्ट हुई, से की काफ़ी फास्ट हुई, एप्टोस की काफ़ी फास्ट हुई, आर्बिट्रम की काफ़ी फास्ट हुई, ऑप्टिमिज्म की काफ़ी फास्ट हुई। तो कम्युनिटी बिल्डिंग में जो पहले 3-4 साल का टाइम लग जाता था, वो एयर ड्रॉप की स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद 1 साल में वो चीज़ हो जाती है, कई बार उससे कम टाइम में हो जाती है। लोग काफ़ी जल्दी उस पर अट्रैक्ट होते हैं, और अभी हाल फिलहाल उसका हाइप भी चल रहा है। और जब कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मेन नेट लॉन्च करने का होता है। सो मेन नेट लॉन्च करने पे ये पता चलता है कि जो उनके प्रॉमिस था, जो वाइट पेपर पे लिखा हुआ था, कितनी परफॉर्मेंस होगी, कितनी टीपीएस होगी, किस हिसाब से होगा, उसके हिसाब से एक्चुअल में परफॉर्मेंस है या नहीं है। सो उस पर कई बार जैसा वो पहले क्लेम करते वैसा होता नहीं है। एप्टोज के केस पे से उन्होंने टीपीएस काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस की थी, बट टीपीएस एक्चुअल में अभी काफ़ी कम है। सुई के केस पे काफ़ी प्रॉब्लम आई है। सो मेन नेट लॉन्च जब होता है उसी टाइम पे जनरली वो टोकन भी लॉन्च करते हैं, और ट्रेडिंग वगैरह टोकन की चालू होती है। अगर एयर ड्रॉप है तो एयर ड्रॉप भी करते हैं, एयर ड्रॉप नहीं है तो उसके हिसाब से अगर कुछ और उन्होंने प्लान किया है, पब्लिक सेल, प्राइवेट सेल, जो भी प्लान किया उसके हिसाब से करते हैं। और उसके बाद इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। जब उनका टोकन मार्केट में आ जाता है, उसके बाद जो सेकंड है वो इंसेंटिव प्रोग्राम होता है। इंसेंटिव प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि जब इंसेंटिव हो गए उस ब्लॉकचेन पे, तभी जाके वहाँ पे एक तो डेवलपर आएंगे और डेप्स आएगी, कई सारे प्रोजेक्ट जो दूसरे चेन पे बिल्ड कर रहे हैं वो उस चेन पे मूव हो गए, और इंसेंटिव हो गए यूजर्स के लिए तो वो यूज़ भी करेगा। सो यहाँ पे डिफाई का इकोसिस्टम बनाना होता है मेनली। अभी जैसे स्टार्टिंग में डिफाई का इकोसिस्टम बनाते हैं, L1 ब्लॉकचेन, NFT का भी बनाते हैं। तो मेन जो ज़्यादा इंसेंटिव का गेम चलता है डिफाई में चलता है। और आपने 3-4 डिफाई के डेक्स ऑनबोर्ड कर लिए, मनी मार्केट की एप्लीकेशन ऑनबोर्ड कर ली, आपने डेरिवेटिव का एक डेक्स ऑनबोर्ड कर लिया, और वहाँ पे आपने इंसेंटिव दे दिए कि आप यहाँ पे डिफाई फार्मिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है। तो लोग मूव होते हैं, लोग यूज़ करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है, तो लोग यूज़ भी करते हैं। तो इस टाइप से कम्युनिटी बिल्डिंग के बाद टोकन लॉन्च होता है, फिर इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, डेवलपर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि उस पर आके बिल्ड करें, एप्लीकेशंस आए, इकोसिस्टम बने, और यूजर्स को भी अट्रैक्ट किया जाता है इंसेंटिव देके ताकि उसको यूज़ करें। तो इस टाइप से इकोसिस्टम डेवलपमेंट का काम चलता है। इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव जरूरी है। इंसेंटिव में कई बार वो ग्रांट्स इशू करते हैं, फंडिंग इशू करते हैं, उनका वीसी फर्म भी होता है, तो वीसी फर्म के थ्रू कई सारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, उनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बिल्ड करो। सो ये सब चीज़ें चलती है, और इंसेंटिव दिए जाते हैं। जितने ज़्यादा इंसेंटिव होते हैं, जिस चेन पे जितना इंसेंटिव होता है, वहाँ पे यूजर्स आते हैं, वहाँ पे डेप्स आती है, वहाँ पे डेवलपर्स आते हैं, और वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो मेन गेम इंसेंटिव का ही है, और आप तभी ज़्यादा इंसेंटिव दे पाओगे जब आपने ज़्यादा फंड रेज़ किया है। जब आपने ज़्यादा फंड रेज़ किया है तो आपके पास पैसा है देने के लिए, और पैसा है जब देने के लिए तो आप पैसा बांटोगे। जितना पैसा बांटोगे उतने डेवलपर आएंगे, उतने यूजर्स आएंगे, उतना एक इनिशियल बेस बन जाएगा। तो इनिशियल बेस तो बन जाता है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कम्युनिटी कैसे बनाई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने कम्युनिटी को खुश रखा है, एयर ड्रॉप अच्छा दिया, तो वो भी कम्युनिटी भी आगे सपोर्ट करती है।
आपने अगर टैग अच्छी बनाई है, ट्रांजेक्शन काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है यूज़ करके, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी टॉप नॉच है, तो लोग उस पर स्टे भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। वहाँ पे अगर कुछ टोकन्स आपने लॉन्च किए, वो अच्छे परफॉर्म कर गए उस ब्लॉकचेन पे, तो लोग वहाँ पे और ट्रेड करते हैं। कुछ वहाँ पे एनएफटी लॉन्च किए, वो अच्छे परफॉर्म कर गए तो और ट्रेड करते हैं। अल्टीमेटली आज के टाइम में प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोकन का इकोसिस्टम अच्छा बनना चाहिए, एनएफटी का इकोसिस्टम अच्छा बनना चाहिए, और वहाँ पे वैल्यू दिखना चाहिए, वहाँ पे प्राइस गेन्स दिखने चाहिए। जब प्राइस गेन दिखते तब लोग जाते हैं। बेस की बात करते हैं, बेस का काफ़ी राइज हुआ है रिसेंटली, नया ब्लॉकचेन है, नया L2 है, रिसेंटली आया है। वहाँ पे कई लोगों ने ब्रीज करके फंड मूव किया, इसलिए किया क्योंकि पहले एक मीम कॉइन की रैली हुई, फिर लोगों को पता चला फ्रेंड्स टेक करके आए, वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। कुछ और कॉइन की रैली हुई, तो जहाँ पे ऐसे स्टोरी बन जाती, जहाँ पे सक्सेस स्टोरी बन जाती कि यार ये लोगों ने यहाँ पे इस कॉइन में पैसा बनाया और ये कॉइन इस ब्लॉकचेन पे, तो लोग मूव करते हैं। लोग काफ़ी मूव करते हैं, लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पे लोग जाते हैं। तो कोई भी नया ब्लॉकचेन हो, उसको वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है, उस टाइप का इकोसिस्टम बनाना होता है, उस टाइप के प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करना होता है, उस टाइप के टोकन लॉन्च करने होते हैं, ताकि एक पब्लिक में पता चले कि इस टाइप का सीन हो रहा है। तब लोग वहाँ पे मूव करते हैं और तब वहाँ पे एक यूजर बेस बनता है, और जब वो यूजर बेस बन जाता है उसके बाद यूजर स्टे करते हैं। अगर एक्सपीरियंस उनको अच्छा मिल रहा है, गैस कॉस्ट उनको कम लग रही है और उनके ट्रांजेक्शन फास्ट हो रहे हैं, इकोसिस्टम अच्छा है, और जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, जो टोकन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उनको फ़ायदा हो रहा है, लॉन्ग टर्म वो होल्ड कर रहे हैं, तो लोग स्टे करते हैं। जैसे आर्बिट्रम में ऐसा हुआ कि आर्बिट्रम पे लोग आए एयर ड्रॉप के लिए, बट लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वहाँ से निकले नहीं, अभी भी लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्टिमिज्म में भी एयर ड्रॉप हो गया, बट फिर भी ऑप्टिमिज्म लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एयर ड्रॉप के बाद लोग यूज़ नहीं करते। अगर ब्लॉकचेन अच्छा है, इकोसिस्टम अच्छा बनाया है, एप्लीकेशंस अच्छी उस पर लॉन्च हो चुकी है, टोकन उसका अच्छा है, तो लोगों का ट्रस्ट रहता है, लोग उसको यूज़ करते हैं। जब तक उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तब तक उसको यूज़ करते हैं और वहाँ पे स्टे भी करते हैं। तो वो करना ज़रूरी है, वो अचीव करना ज़रूरी है कि आपने एक बार लोगों को वहाँ पे लेके आए हैं, आपने ऑनबोर्डिंग करवा ली, एप्लीकेशंस आ गई है, यूजर्स आ गए, बट यूजर्स का स्टे करवाना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो भी फिगर आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नए L1 या L2 ब्लॉकचेन के लिए।